हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल तो कुछ हो गए हैं, ठीक है, बट आगे इसी चैप्टर के आगे एक एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1-2। तो उसमें और न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं और आज का जो लेक्चर है वो है अपना रेट लॉ के ऊपर। अपन रेट लॉ लिखेंगे, कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो सब सीखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को काम भी आने वाला है। देन ऑर्डर, ये पूरा चैप्टर ही कहीं ना कहीं ऑर्डर के आजू बाजू ही घूम रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको ऑर्डर आना चाहिए निकालना। और अपने को इस पूरे चैप्टर में मतलब रिएक्शन भी ऐसे ही पढ़नी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर, ऐसे टाइप की पढ़नी है। और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर अपना है रेट लॉ से। तो रेट लॉ क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। रेट लॉ ऐसा है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, कोई सी रिएक्शन है, जनरली कोई भी रिएक्शन है आपके पास, जैसे मान लो A + B gives C + D। स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, कौन से स्टेट में है ये, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो बात की बात है ना। अभी स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो मुझे रिएक्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो होता है रेट लॉ। बट रेट लॉ से पहले अपने को एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अपन पहले उसे पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जरूरी है। क्यों? अपन जब ये पढ़ेंगे तभी अपन रेट लॉ लिख पाएंगे। और रेट लॉ लिखना अपने को आना चाहिए। देखा जाए तो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है, थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। बट जो इजी होते हैं, जो थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, वो अपन लिखेंगे। बाकी कहीं कहीं पे जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो अपन देखेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आ जाती है, बाकी ऐसे लिखा जा सकता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अकॉर्डिंग कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, वो बता रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ जरा देखते हैं अपन, द रेट ऑफ रिएक्शन है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है ना, द rate of reaction, the rate of reaction, the rate of reaction is directly proportional to the product। यहां पे सुनना, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला है ना कि प्रोडक्ट साइड वाला, वैसा कुछ है नहीं, प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई वाला है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। ये एक्टिव मास क्या होता है? एक्चुअली एक्टिव मास कंसंट्रेशन ही है, कंसंट्रेशन को ही बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अलग चीज है बट कंसंट्रेशन से ले सकते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, raised to the power of their stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनके ऊपर पावर लगा दी जाएगी। अब ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। अब अपन इसको लिखेंगे कैसे वो जरा देखते हैं। अब जरा देखना आप, मेरे पास जनरल कोई रिएक्शन है N1A + N2B। सुनना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एक्टिव मास लिया है वो रिएक्टेंट का लिया है, ठीक है। क्यों? रेट लॉ भी मेरे को रिएक्टेंट की टर्म में ही लिखनी है, बट ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट आएगा, ऐसा कहीं नहीं है। प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटलिस्ट भी आ सकता है, रिएक्टेंट भी आ सकता है, बट एक चीज नहीं आएगी, तो वो इंटरमीडिएट नहीं आएगी बस, ठीक है। तो वो अपन बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। बट अभी जो है रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरल कोई रिएक्शन है, इससे क्या बन रहा है? M1C + M2D, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, ऐसा कुछ बन रहा है।
अगर मेरे को इससे रेट लॉ लिखना है, ठीक है, रेट लॉ, तो वो कैसा लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, उसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ले लेते हैं, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक की कंसंट्रेशन ले ली, एक्टिव मास ले लिया ए का, देन उसके ऊपर उसकी पावर चढ़ाओ, स्टाइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर चढ़ा दो, तो n1 इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देन अगर यहाँ B है तो यहाँ पे n2, मैंने रिएक्टेंट के लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है, A और B का प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ। बट ये तब तक तो ठीक है जब तक ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, बट अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो आपने जो ये रेट लॉ लिखा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऐसा देख लेते हैं, ठीक है, फॉर एलिमेंट्री, ठीक है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर उसने बोल दिया है आपको क्वेश्चन में, तब तो आप लिख सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। बट अगर किसी ने बोला ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स, तो ये चीज गलत हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत हो सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा गलत ही है, गलत हो सकती है। तब आपको ये ऊपर जो कोफिशिएंट है n1 और n2, ये आप उस टाइम नहीं ले सकते, आपको एक जनरल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन बना देता हूँ, जनरल बना देता हूँ, एक जनरल फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हुई तब तो वहां पे आपके जो कोफिशिएंट है ए और बी के वो लग जाएंगे, बट अगर वो कॉम्प्लेक्स निकली तब वो n1 और n2 के बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल बना देता हूँ, तो जनरल क्या बन जाएगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा, ठीक है, देन बी की पावर बीटा, आप कोई दूसरा कोफिशिएंट भी ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अपन यहाँ पे जनरल इस फॉर्म में बना देंगे, ये जरूरी है। ऐसा इसलिए करा मैंने क्यों, रिएक्शन का टाइप पता नहीं है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री है तब तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा इक्वल टू n1 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू n2 हो जाएगा, बट मेरे को रिएक्शन का टाइप ही नहीं पता, तो मैं कैसे कह सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे ये जनरल फॉर्म बना दिया, यहाँ पे मैंने ये जनरल फॉर्म बना दिया, ये जनरल फॉर्म है। अब अल्फा बीटा जैसे भी होगा वैसा प्लेस कर देंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं मैं आपसे, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं रेट इक्वल टू के, ये मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां से जो हटाया प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो वहां के लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो ये है आपका के रेट कांस्टेंट, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब यहां पे आर रेट ऑफ रिएक्शन, आर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ए एंड बी अपने रिएक्टेंट है, ए और बी अपने रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है। और के अपना क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट आ चुका है जो कि है रेट कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, रेट कांस्टेंट है, चेंज होती रहेगी, जैसी रिएक्शन रहेगी वैसे चेंज होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट। देन रेट कांस्टेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, ये सब क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में रेट कांस्टेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। बट आज अभी अपन जो देख रहे हैं वो है रेट लॉ और ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो गया, के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ऐसा कुछ हो चुका है। देन अब अल्फा और बीटा क्या है, देखिए अल्फा है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ए के रेस्पेक्ट में वो अल्फा है। और बीटा क्या है, बीटा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है वो बता रहा है आपको बीटा, ठीक है, ये चीज हो गई है। देन अब ऐसा करते हैं अपन, ओवरऑल ऑर्डर कितना है, तो इसे डिनोट करेंगे एन, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, अल्फा प्लस बीटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, अल्फा प्लस बीटा से। यहां पे जो ऊपर जो पावर आ रही है उनको ऐड कर दो तो वो आपको ओवरऑल ऑर्डर बताएगा रिएक्शन का, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है। तो अब जरा देखिए वापस में ये रिएक्शन मतलब जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने जो जनरल फॉर्म बनाया है, जनरल फॉर्म जरा देखिए, ये वाला जो जनरल फॉर्म है इसके साथ अब अपन डील करेंगे,
ठीक है, तो डील क्या करना है वो जरा आप यहाँ पे देखिए। अब मैं यहाँ पे इसको जनरल लिख देता हूं, आर इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो अगर अल्फा इक्वल टू n1 आ जाता है, जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ऐसा करो नॉट इक्वल कर देते हैं पहले, अल्फा नॉट इक्वल टू n1 है और अल्फा बीटा यहां पे क्या आ गया, ये बीटा, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, हाँ, देन बीटा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा नॉट इक्वल टू n2 आ गया। सपोज करो कि अल्फा नॉट इक्वल टू n1 है और बीटा नॉट इक्वल टू n2 है, तो अपन इसको साफ साफ बोल सकते हैं ये रिएक्शन कैसी है आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी है आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर मान लो ये तो इफ है ना, इफ अल्फा इक्वल टू n1 है और बीटा इक्वल टू n2 है, तो इसका मतलब रिएक्शन का टाइप कैसा होगा, सुनना, रिएक्शन एलिमेंट्री भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर अल्फा और बीटा मतलब n1 और n2 के बराबर है तो इसका मतलब ऑलवेज एलिमेंट्री, ऐसा नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, मे बी एलिमेंट्री और मे बी कॉम्प्लेक्स, बट ज्यादा चांसेस एलिमेंट्री के हैं। ठीक है, बट कुछ तो चांसेस हैं कि वो कॉम्प्लेक्स के बराबर भी आ सकता है, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, थोड़े बहुत चांसेस हैं पर है, बट ऊपर वाले केस में कभी एलिमेंट्री नहीं होगी, वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स रहने वाली है चीज। तो आज अपने को यही करना है, सुनना, और ये अल्फा बीटा जो निकाला जाएगा, ये अल्फा और बीटा, ठीक है, ये जो ऑर्डर निकाले जाएंगे आपके, ये एक्सपेरिमेंटल निकाले जाएंगे। और सुनना, वैसे भी रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल ही निकाला जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे थ्योरेटिकली ऐसे निकाल रहे हो। अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला उन्होंने वो अपन देखेंगे आज, उसी के ऊपर ही न्यूमेरिकल करना है वैसे भी अपने को। तो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और रेट लॉ के बारे में लिख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट था अपना, ये बन गया है अपना रेट लॉ, ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है अपना, रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही है अपना। ठीक है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही है। अब सुनना, टॉपिक यहां पे समझो आप, यहां पे सिर्फ मैंने ए और बी दिख रहा है, यहां पे ये जनरल लिखा है मैंने, तो ए और बी, तो ए और बी आपको कहां पे दिख रहा है, ए और बी आपको ओवरऑल जो रिएक्शन थी अपनी, रिएक्शन जो थी अपनी वहां पे रिएक्टेंट में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेट लॉ में हर बार ही रिएक्टेंट आएगा, ऐसा कहीं नहीं है, बट ये चीज जरूरी है कि रेट लॉ में, जनरली जो देखा गया है वो रिएक्टेंट ही देखे गए, पर इसका मतलब ये कहीं से नहीं हो रहा कि आप हमेशा ही रिएक्टेंट ही लोगे। ठीक है, अगर आप देखा जाए, जैसे कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है, अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पता लगा उसमें प्रोडक्ट भी आ रहा है, रेट लॉ में प्रोडक्ट साइड का कोई कंपोनेंट आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपने रेट लॉ गलत निकाल दिया है, रेट लॉ सही है वो, बट रेट लॉ जनरली एक्सपेरिमेंटल से अच्छा निकला जाता है, सही निकला में आता है। थ्योरेटिकली तो कुछ सिंपल के निकल आ जाते हैं, बाकी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके एक्सपेरिमेंटल ही निकाले जाते हैं। तो सुनना, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में अपने को रिएक्टेंट ही चाहिए, कि रिएक्टेंट के टर्म में अपन रेट लॉ को एक्सप्रेस कर पाए, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ, मतलब कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, अपन ये चाहते हैं। बट देखा जाए, जैसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है, थोड़ी हार्ड आ जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो कैटलिस्ट भी आ सकता है, बट एक चीज नहीं आएगी, वो है इंटरमीडिएट यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो अपन यहां पे थोड़ी सी चीज लिख लेते हैं। देन तो अपना जो चल रहा था रेट लॉ का एक्सप्रेशन, वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन जो है वो जरा देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है, जैसे ये वाला, ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन, यही होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, और आगे जो अपन न्यूमेरिकल देखेंगे वो यही चीज है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे ही बोला जाता है, इसे ही रेट लॉ बोला जाता है,
रेट लॉ लिखने का तरीका ये है, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब सुनना, जो जनरल बात कराई जाए, जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, एनी रिएक्शन, जनरल बात कर रहा हूं मैं, एनी रिएक्शन में जनरली बात कर रहा हूं, जनरली contains only concentration of reactant, सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होगी। ये जनरल केस में देखा गया है, जैसे इस वाले केस में ए और बी ही है और ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं, ऐसा लिया गया है, ठीक है, ये बी है यहाँ पे, ये बी, ठीक है, ए और बी आपके रिएक्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, ये जनरली देखा गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में, बट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या आ सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंटेन्स क्या क्या आ सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ सकती है, कॉमा प्रोडक्ट की आ सकती है, देन एंड कैटलिस्ट इसकी भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको दिख जाए, जैसे मीडियम भी आता है H+, एसिडिक मीडियम है तो H+ की कंसंट्रेशन, ये सब आ सकती है, बट एक चीज की कंसंट्रेशन नहीं आती है, वो है आपके इंटरमीडिएट की, बट नॉट कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब सुनना, ये इंटरमीडिएट अपन आगे देखेंगे क्या होता है इंटरमीडिएट, ठीक है, बस अभी लिखते हैं और इंटरमीडिएट आगे इसी में पता लग जाएगा, और पूरी ऑर्गेनिक में तो इंटरमीडिएट चल ही रहा है, तो वहां पे अपन देख लेंगे। तो ये सब चीजें रहती हैं, और अब अपन आगे जरा बढ़ते हैं, ये सब तो चीजें हो गई अपनी। तो अब जरा शुरू से देख लीजिए एक बार वापस क्या क्या हुआ। रेट लॉ में मैंने बताया आपको, रेट लॉ क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देन आपको रेट लॉ लिखने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन देखना पड़ता है। मास एक्शन में क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो बढ़िया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट अगर कॉम्प्लेक्स है तब आपको n1 जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो पावर में नहीं चढ़ेंगे, उसकी जगह नए आएंगे पावर, तो अल्फा और बीटा मैंने माना और जनरल मान लिया। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होगी तब अपन अल्फा को n1 के बराबर कर देंगे, बीटा को n2 के बराबर कर देंगे, बट अगर कॉम्प्लेक्स हुई तब तो अलग अलग है अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटल निकाले जाएंगे आपके, ऐसा है, ठीक है। तो ये अपन ने थ्योरी यहाँ पे लिख ली है। अब अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं रेट लॉ में ही, ठीक है। तो अपन रेट लॉ में थोड़ा सा और लिख लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है इसके बेसिक। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप का लिख सकते हैं अपन, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant, ठीक है। जब आप रिएक्टेंट की टर्म में, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में आप एक्सप्रेस कर पाओ रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसे क्या बोला जाएगा, रेट लॉ, उसे क्या बोला जाएगा, रेट लॉ, ठीक है। और रेट लॉ याद रखना है आपका एक्सपेरिमेंटल है, इट कैन बी established by experimentally, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इसको आप स्टेब्लिश कर सकते हो, और बाकी आगे की और भी कंडीशंस हैं, जैसे क्या होता है टेम्परेचर बदलेगा तो आपकी जो एक्सप्रेशन है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन वो बदल सकता है, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग
रेट ऑफ रिएक्शन वो अपन बाद में देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो तो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। देन अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है अपना पार्ट वो है अपना ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में जो है यहाँ पे वो जरा देखिए, अपन ने ऑर्डर को कर रखा है साफ साफ कि n इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब कैसे कैसे रिएक्शंस रहती हैं उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं, ऑर्डर की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो ऑर्डर की डेफिनेशन लिखते हैं अपन। देन तो अपन ऑर्डर की डेफिनेशन थोड़ी लिख लेते हैं। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज इसको कैसे डिफाइंड करा गया है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब जो पावर आ रखी है उनको अगर मैं जोड़ दूं, एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन है, मैंने यहाँ कंसंट्रेशन बोला है, ना कि कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जोड़ो, ठीक है, या प्रोडक्ट की जोड़ो सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ जो भी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन होगी उनके जो पावर्स होंगे उनको जोड़ो, एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द concentration terms present in rate law expression में जो प्रेजेंट है उनमें जितनी भी कंसंट्रेशन है उनकी जो भी पावर है उनको ऐड कर दो और आपको मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर जो होती है जनरली यार वो एक्सपेरिमेंटल ही निकलती है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो। क्यों, मैंने आपसे बोला रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी तो आप थ्योरेटिकली नहीं कर सकते हो, तो बात अलग है कि सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल रिएक्शंस है तो उसमें हो सकता है थ्योरेटिकली, बट जनरली वो एक्सपेरिमेंटल ही निकलेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करें यहाँ पे, जैसे अपने पास कोई भी रिएक्शन दी थी, कोई रिएक्शन है अपने पास, कोई सी भी अपने पास एक रिएक्शन है, जैसे अपन बोले 3a + 4b gives C + D और इसका रेट कांस्टेंट के आपको यहाँ पे कुछ गिवन कर रखा है ऐसा कुछ। तो आप सुनना, जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे, इन जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के, ये जो गिवन था, ए की कंसंट्रेशन जो ए है उसकी पावर अल्फा और बी की पावर यहाँ पे बीटा, आप इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा और मैंने बीटा लिखा है। अगर मान लो सपोज करो इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तब तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 3 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब अपन कितना लिख सकते हैं, R इक्वल टू के, और A के ऊपर कितना लगा देंगे अपन 3, देन B के ऊपर कितना लगा देंगे, बीटा मतलब 4, तो अपन ये लिख सकते हैं, तब अपन ये चीज लिख सकते हैं। बट अभी देखा जाए तो दिक्कत है, क्यों, मेरे को तो यार ये कहीं गिवन ही नहीं है, कहीं पे गिवन नहीं है ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है। तो अपन जनरल जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ही माने, तो जो रिएक्शन है R उसमें मेरे को अभी भी अल्फा नहीं पता, तो अल्फा कैसे निकालना है, तो दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा निकाला जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड से, ए की अलग कंसंट्रेशन ले ली जाए, बी की अलग ले ली जाए, फिर उनको सॉल्व करते हैं लगातार, तो उससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, इवन के की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो वैसे, ठीक है। तो अपन को जो न्यूमेरिकल करने हैं वो कुछ ऐसे ही करने हैं, बट उससे पहले अपने को कुछ चीज और देखनी है। वो चीज यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी होना मतलब 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर में भी, याद रखना वाला पॉइंट, क्यों, इसके बाद अपने को मॉलिक्यूलैरिटी पढ़नी है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be 0,
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन मतलब p बाय क्यू या डेसिमल में, पॉइंट में, वो उसमें भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑर्डर कैसा भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है और फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। ठीक है, देन अब यार अपन ऐसा करते हैं, देखिए अगर अपने को पता लग गया था ये एलिमेंट्री है तब तो अपन ने अल्फा और ये कितना इजी हो गया, बट कॉम्प्लेक्स हो गया तब दिक्कत हो गई। तो क्या करें अब, ये अल्फा बीटा निकालें कैसे? तो ऐसा करते हैं आज न्यूमेरिकल अल्फा और बीटा फाइंड करने में ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे चालू हो जाइए, और जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको प्लीज वहां पे वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद उसको मतलब खुद सॉल्व करें और उसके बाद आप मतलब आंसर चेक कर लें। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला न्यूमेरिकल अपना जरा देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शन दिस। तो ये रिएक्शन है अपनी 2a + b2 gives 2ab एज फॉलोज। देखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा साफ बोल दिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंटल करा होगा उन्होंने, ए की कंसंट्रेशन बदली फिर बी की बदली और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे बदल रही है, कैसे कैसे चेंज हो रही है, तो उन्होंने कुछ डेटा बनाया, वो कुछ टेबल ऐसी है। ठीक है, तो राइट द मोस्ट प्रोबेबल इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की आपको सबसे अच्छी और जो सुटेबल हो उसके लिए वो रिएक्शन आपको लिखनी है। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं यार, सॉल्यूशन यहां से चालू कर देता हूं। जो सॉल्यूशन है ऐसा करूं, इस रिएक्शन का जनरल मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जनरल। तो जनरल कैसे लिखूंगा, R = K A, जो A है उसकी पावर लिख देता हूं यहाँ पे अल्फा, और B2 की पावर लिख देता हूं यहां से बीटा। ठीक है, यहां से अल्फा और बीटा, जो जनरल देखा है अपन ने। अगर एलिमेंट्री होती है वो खुद बोल देता ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तो मैं A के ऊपर 2 चढ़ा देता और B2 के ऊपर 1 चढ़ा देता। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 ले लेता, बीटा की वैल्यू 1 ले लेता, अगर वो खुद बोल देता है ये एलिमेंट्री। बट ये पूरे क्वेश्चन में कहीं एलिमेंट्री वर्ड नहीं आया है, तो एक्सपेरिमेंटली आपको ये निकालना है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, इस तरह पुट करिए, ठीक है, कि दो इक्वेशन आपस में कैसे ना कैसे एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, अब जरा देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये रेट 1 हो जाएगी, ये रेट 2 हो जाएगी और रेट 3 हो जाएगी। तो रेट 1 2 3 इनके एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं। तो रेट 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, K। ठीक है, A की कंसंट्रेशन रेट 1 के टाइम पे A की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 की पावर अल्फा, और B की कितनी है, B2 की 0.5 की पावर बीटा। तो R2 की कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो कितनी आ जाएगी, K। A की कंसंट्रेशन है 0.5 अल्फा और B की 1.00 बीटा। देन R3 में K सुनना, अगर कोई आपको ये मान लीजिए कोई फैक्टर आपको चेंज नहीं हो रहा है, जैसे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कैटलिस्ट अलग से नहीं डाल रहे, तो K की वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली है। K को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है वो अपन आगे देख ही लेंगे। देन नेक्स्ट कौन सा है, 1। A की कंसंट्रेशन 1 की पावर अल्फा और बीटा अपने को मतलब B की उधर रखिए 1.0 और यहाँ पे बीटा। ठीक है, तो आप ऐसी दो इक्वेशन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन को जरा नंबर दे देते हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये वाली तीसरी इक्वेशन। तो आप कोई सी ऐसी दो इक्वेशन लीजिए जिनको मैं डिवाइड करूं तो या तो पूरा कंप्लीट A कट जाए या पूरा B कट जाए। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसा करता हूं, R1 डिवाइडेड बाय R2 कर देता हूं। इससे क्या होगा, मेरा A पूरा कैंसिल हो जाएगा, K तो हर बार ही होगा, A पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे अगर लिखूं मैं K ना, डिवाइड कर रहा हूं R1 अपॉन R2 को, तो K 0.5 अल्फा 0.5 बीटा। देन यहां पे कितनी वैल्यू लग देंगे, K 0.5 अल्फा 0.5 बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए यहां से K और ये पूरा कट गया, बचा ये वाला टर्म। सॉरी, यहाँ पे मैंने 0.5 लिख दिया है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.0। ठीक है, देन अब R1 और R2 का वैल्यू भी डाल दो इसमें। तो R1 और R2 का वैल्यू अगर आप डालोगे तो R1 का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -4, और R2 का वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर -4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका,
ये देखिए इसको अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 पूरा कट जाएगा, वैसे भी आप पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटाओगे। देन दोनों की पावर सेम है बीटा, तो दोनों के ऊपर चढ़ा दो आप, 5/10 हो जाएगा बीटा, तो 1/2 बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी तबाही मचा दो काट पीट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, इधर से भी आ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और इधर 1/2 बीटा। ठीक है, ये 1/2, तो बाय कंपैरिजन मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं बीटा की। देखिए अगर 1/2 के ऊपर पावर में 1 रखता हूं तो भी तो उसकी वैल्यू उतनी आनी है, तो बाय कंपैरिजन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। वैसे ही अब मैं अल्फा की निकाल लेता हूं। अल्फा के लिए ऐसा करो कि बी पूरा कट जाए, B2 पूरा कट जाए, ऐसी कोई इक्वेशन ढूंढो जिसमें B2 पूरा कट जाए। तो थर्ड और सेकंड में पूरा B2 आपका कट जाएगा, तो वो जरा अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन ऐसा करते हैं R2 और R3 को डिवाइड कर देते हैं, तो उसका कितना हो जाएगा K 0.5 अल्फा 1.0 बीटा, नीचे कितना हो जाएगा K 1.0 अल्फा और 1.0 बीटा, तो ये बीटा मतलब बी वाली टर्म कट गई, K और K कट गया। R2/R3 की वैल्यू को देखो आप, इसमें R2/R3 की वैल्यू कितनी आ रही है, R2 और R3 की वैल्यू सेम आ रही है, देखिए 3.2, तो यहाँ पे डाल दीजिए आप। ठीक है, आप यहाँ पे जब डालेंगे तो कितना मिलेगा 3.2 इंटू 10 की पावर -4, 3.2 इंटू 10 की पावर -4। अब यहाँ पे जरा देखिए 0.5 और 1.0 दोनों की पावर अल्फा, पॉइंट हटा दो काट दो, तो 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 की पावर अल्फा। ठीक है, और ये टर्म तो पूरी कट रही है, तो इसका मतलब आपका जो 1/2 अल्फा है वो किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर। अब जरा देखिए इस 1 को मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, इसको जरा देखो आप। इस 1 को ऐसा लिख दूं क्या 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा देखिए 0 किसी के ऊपर भी पावर चढ़े, किसी के ऊपर भी चढ़े, वो घूम फिरा के उसको 1 ही लाएगी, तो यहाँ पे भी 1/2 की पावर अल्फा। बाय कंपैरिजन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अब जो मैंने रेट जनरल रेट लॉ लिखा था, अब यहाँ पे चेंज कर देता हूं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं अपन, कैसे इसको लिख देंगे R इक्वल टू K A की पावर 0 और B2 की पावर 1, तो अपना करेक्ट आंसर ये वाला आ जाएगा। मतलब करेक्ट अपना जो रेट आएगा, इसका रेट वो आएगा R इक्वल टू K A की पावर 0, मतलब हटाई दो उसको, ओनली B2 की पावर से देखो, B2 की पावर 1, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन जो अपना सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इसमें, वो भी अपन इसी में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसी में कर लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए जल्दी से करिए, सेकंड क्वेश्चन भी वो भी कुछ ऐसा ही है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करूंगा मैं, एक जनरल रेट लिख लेता हूं, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा K A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। ठीक है, एलिमेंट्री कहीं पे भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटली आपको निकालना है। देन अब आपको कोशिश ऐसी करनी है कि कोई सी 2 रिएक्शन ऐसी चुनो जिससे आपकी वैल्यू वो कट के A की वैल्यू पूरी कट जाए या B की वैल्यू पूरी कट जाए। तो इसके अकॉर्डिंग यार मैं लिख देता हूं R1 R2 R3 R4 और R5। ठीक है, अब जरा देखिए यार यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यार ये 2 वैल्यू आराम से कट सकती है, तो क्यों ना मैं यहीं से आंसर निकाल दूं। देखो पहली वाली इक्वेशन तो मैं इससे ले लेता हूं, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, एक इन दोनों से ले लेता हूं और इसे काट देता हूं, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे ऐसा करता हूं, मैं पहला डिवाइड करता हूं R1/R4 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी K, A का वैल्यू कितना है 1 की पावर अल्फा और B का वैल्यू कितना है R1 के टाइम पे, वो है 1 की पावर बीटा। देन K नीचे 1 की पावर अल्फा और B की पावर, B कितना है यहाँ पे 2 की पावर बीटा। R1 और R4 की वैल्यू डाल देते हैं, R1 की वैल्यू देखेंगे 0.15, R4 अरे ये भी वैल्यू सेम आ रही है, अच्छा है 0.15, तो यहां से ये टर्म कटेगा, ये कटेगा, तो कितना बच जाएगा इधर 1/2 का पावर बीटा और इधर से कटा ये 1, तो अभी अपन ने करा है 1/2 की पावर
बीटा। तो यार ये 1 आ रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ बाय कंपैरिजन भी हो जाएगा, इधर 0 चढ़ा दो, इधर 1/2, इधर बीटा। तो यार बीटा की वैल्यू इधर से निकाल दूंगा बाय कंपैरिजन, बीटा इक्वल टू 0। देन अब मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए ऐसा ढूंढो जहां पे बी और बी कैंसिल आउट हो जाए। तो यार मेरे को ये इक्वेशन दिख रही है, देखो फर्स्ट और सेकंड में 1 1 इक्वल है, तो यहाँ कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 से निकाल लेता हूँ, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे K 1 की पावर अल्फा, B कितना है यहाँ पे 1 की पावर बीटा, देन K A की पावर, देखो A की कंसंट्रेशन है 2, उसकी पावर अल्फा, और B का कितना है 1, उसकी पावर बीटा। तो 1 और 1 याला कट गया और K कट गया। देन R की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो R की वैल्यू कितनी है वो जरा देख लो। R1 की वैल्यू है 0.15 और 0.30। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 अल्फा। देन इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 अल्फा बाय कंपैरिजन। अब मैं कंपैरिजन कर लूंगा यहाँ पे, तो इसको कितना मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखा जाए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग आ जाएगा 1। ठीक है, क्यों, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की 0, तो n का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये। ठीक है, वो बात की बात है, अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, वो बात की बात है। ठीक है, इनका मीनिंग बाद में समझेंगे, बट अभी ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको पेन चेंज करते हैं कलर, यहाँ आ जाएगा R इक्वल टू K A और B। तो A के ऊपर आएगा 1, B के ऊपर आएगा 0, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R इक्वल टू K A की पावर 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी अपन ये एक्सपेरिमेंटल वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ऑर्डर के ऊपर ही, न्यूमेरिकल रहेंगे ऑर्डर के ऊपर ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू रहिए आप, और आपको ऑर्डर के ऊपर ही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ओके, बाय।